हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, उसी को ही मैन प्लानिंग या मैन रिसोर्सेज की यहाँ पे बात होती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या मैन रिसोर्स प्लानिंग ये एक तरह का सिमिलर ही है। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को समझने के लिए हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर्स में कितनी डिमांड एंड सप्लाई अराइज हो सकती है किसी पर्सन के रिक्रूटमेंट की। तो दिस इज द ऑल द प्रोसेस रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके आधार पे ही जितनी डिमांड ही या फिर हमें सप्लाई के हिसाब से जो गैप पड़ता है, जैसे 10 पोस्ट वेकेंट है, 5 जो है इंटरनली फिल हो सकती हैं, तो 5 की ज़रूरत पड़ेगी कि उसको रिक्रूट करके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसको व्यक्ति को प्लेस करना पड़ेगा। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक तरह की मैनेजमेंट है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की मैनेजमेंट करना कि करंट मैन पावर सिचुएशन क्या है, उसके आधार पे जो है वो फ्यूचर्स में कितनी राइज हो सकती है, मैन पावर सिचुएशंस क्या है, फ्यूचर में कितनी डिमांड मैन पावर की हो सकती है, कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, एंड ऑल दिस प्रोसेस कैन बी डन विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी जो भी मैन पावर प्रॉब्लम होती है, जैसे फ्यूचर्स में कंपेयर करके कि फ्यूचर्स में हमें किस तरह की मैन पावर चाहिए, उसमें क्या क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली कंपेयर किया जाता है कि फ्यूचर्स की क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, एंड किस तरह से हम रिक्रूटमेंट करेंगे, किस प्रोग्राम के आधार पे हम सेलेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम उनके लिए करवाएंगे, ट्रांसफर, प्रमोशन, मोटिवेशन या कंपनसेशन प्रोग्राम क्या होगा उनके लिए। ऑल दीज आर डन विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो फ्यूचर मैन पावर की रिक्वायरमेंट के आधार पे कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, उस हिसाब से कितनी डिमांड एंड सप्लाई हो सकती है। अब किसी व्यक्ति को सिलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, सारा ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आता है। हाँ, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि जो भी प्लानिंग की जाती है वो फॉरवर्ड लुकिंग के लिए, फ्यूचर के लिए की जाती है, और जो भी मैन पावर नीड है फ्यूचर्स के पीरियड्स में, उसको पूरा करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। इट इज़ ए कंटिन्यू प्रोसेस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक बार कर दी, एक बार रिक्रूट कर लिया एंड देन ओके, नो। जो भी प्लानिंग होती है वो डिमांड और सप्लाई की कंडीशन के आधार पे होती रहती है, और इस साल हर साल जो है वो चेंज होती रहती है, डिमांड एंड सप्लाई ह्यूमन रिसोर्सेज की फ्लक्चुएट होती रहती है, उसी चेंजिंग एनवायरनमेंट के आधार पे प्लानिंग करनी पड़ती है। इट इज़ ए फ्लेक्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्थिर नहीं है, चेंज होती रहती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और जो भी टर्म एंड कंडीशन है जॉब की, उसके चेंजिंग के आधार पे ही इसमें मॉडिफिकेशन और एडजस्टमेंट होती रहती है। वाइड एप्लीकेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, या फिर टॉप लेवल की बात करें, मिडल लेवल की बात करें या लोअर लेवल की बात करें, हर जगह पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। हर जगह पे जो है वो व्यक्तियों की रिक्रूटमेंट होती है, उनको सिलेक्ट करना पड़ता है, सो वो हर जगह एप्लीकेबल होती है। कवरेज की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म कवरेज करती है। मतलब जो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट्स के रख के भी ध्यान में रख के की जाती है, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट को रख के भी ध्यान पे की जाती है, क्योंकि जो भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं वो लंबे टाइम के लिए करते हैं, इसलिए। फंक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में प्रिपेयरिंग, ये पता करना कि कितनी पोस्ट खाली है, उस हिसाब से रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कंपनसेशन देना, एंड फंक्शन के आधार पे अगर बात करें तो जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशंस भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ही आता है कि जो भी व्यक्ति जॉब पे रखा जाएगा उसमें क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या उसकी डिग्री चाहिए, किस तरह का काम उससे लेना है। ऑल दिस डन विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस एंड या नीड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्यों ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में इसको निगलेक्ट कर लिया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, मार्केटिंग या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, मार्केटिंग सिचुएशन को बढ़ाना है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी होती है। इसमें अगर क्यों ज़रूरी है हमें उसकी बात करें तो फर्स्ट आता है प्रोजेक्शन ऑफ द मैन पावर डिमांड। देखिए, जो लेबर की डिमांड है वो फ्यूचर्स के लिए कितनी अराइज होगी, किस तरह के एम्प्लॉय की ज़रूरत है, नेचर ऑफ एम्प्लॉय क्या रहेगा, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उसी नीड के आधार पे हम एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। हेल्प इन प्रिक्वायरिंग द राइट पर्सन। एक कहावत है कि एक सही व्यक्ति को सही जॉब पे होना चाहिए, सही जॉब सही व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम व्यक्ति को सिलेक्ट करें तो उसकी स्किल, नॉलेज, टैलेंट, वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे उसको हम सिलेक्ट करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। रिप्लेसमेंट नीड कैन बी प्लान्ड। जब भी हम किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति रिप्लेस्ड होता है, रिप्लेस का मतलब है किसी भी व्यक्ति को कोई रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है या इनकम्पिटेंसी है उसकी काम करने की, इनकैपेबल है, वो काम नहीं कर सकता है, तो उसके आधार पे नए व्यक्ति को रखा जाता है। तो जो भी नया व्यक्ति रखा जाएगा तो उसके लिए हमें प्लानिंग के आधार पे उसको रखना पड़ेगा, बिना प्लानिंग के नहीं हम रख सकते हैं उसको। उसके जो व्यक्ति जिसकी पोस्ट थी वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस व्यक्ति था, अब नहीं है, तो हमें भी वो व्यक्ति ऐसा चाहिए जो उसको स्किलफुल वैसे ही नॉलेज हो। एक्सपेंशन प्रोग्राम कैन बी फ्रेम, मतलब जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में एक्सपेंडिंग प्रोग्राम होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे डिमांड कितनी इंक्रीज़ होगी, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है, रेट ऑफ ग्रोथ कितनी हो रही है, कंपटीशन कितना है, ये सारे तथ्यों को ध्यान में रख के ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। हाई मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, देखिए जो व्यक्ति है वो साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसमें पड़ता है। तो जो भी जैसे कि हाईली बेनिफिट कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिफिक प्लानिंग होना ज़रूरी है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक पर्सनल पोजीशन जो बरकरार रहे, और जो भी पोजीशन मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट के आधार पे कुछ भी चीज़ चेंज हो रही है तो उसके आधार पे ही उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, जिससे कि हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉय बिल्डअप होता है। तो जैसे मोटिवेशन हो गया, तो मोटिवेशन भी एक तरह का मोराल बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इसमें रिड्यूस टू लेबर टर्नओवर। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से क्या होता है कि हमारे खर्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि हम प्लानिंग करके सारी चीज़ें लेके चलते हैं। लेबर टर्नओवर का मतलब है कि लेबर जो है वो पंक्चुअस नहीं है, टाइमली काम नहीं कर रही है, ज़्यादा एब्सेंट रह रही है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, या तो लोग अपनी मर्ज़ी से काम करना पसंद करते हैं, या तो वो काम पे नहीं आते, या तो वो बीमार पड़ रहे हैं, या तो कुछ मैरिज अदर फंक्शंस हैं। तो इस टर्नओवर को कम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड होते हैं, ह्यूमन के जो कंप्लेन है, रिड्रेसल है, उसको भी सॉल्व करते हैं। कंट्रोल ओवर द लेबर कॉस्ट, देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसमें 25 से 40% लेबर कॉस्ट हो सकती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये 50 टू 60% अगर इंक्रीज हो रही है, इससे ज़्यादा हो रही है, तो वो एक ड्रॉबैक होता है। तो इसलिए इस जो लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इम्प्रूव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना ह्यूमन बीइंग के लिए, उनसे काम करवाना और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लान, एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो एक स्किल पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, और स्किल पर्सन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू बिल्डअप कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, उनको नॉलेज देके। यूजफुल एट द डिफरेंट लेवल, तो देखो नेशनल लेवल की बात करें चाहे इंटरनेशनल लेवल की बात करें, हर जगह पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, चाहे वो सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी सेक्टर की लेवल की बात करें, तो हर जगह से इंडस्ट्री सेक्टर चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर हो, हर जगह पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, तो वो हर जगह पे एप्लीकेबल होती है और हर जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दीज आर द नीड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि क्या उद्देश्य है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, क्यों ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। देखिए किसी भी व्यक्ति को रिक्रूट करने के लिए और उसे लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करने के लिए एक एप्रोप्रिएट या बात करें तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि व्यक्तियों को रिक्रूट किया जा सके टाइमली और उनको लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन किया जा सके। सेकंड, टू फोरसी द एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय के टर्नओवर को देखना कि कितनी जो है वो एम्प्लॉय टर्नओवर है, हमने एम्प्लॉय की टर्नओवर को मिनिमाइज करना है, कम करना है, वैकेंसी को फिलअप करना है। तो जो टर्नओवर है उसको मिनिमाइज करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। एंड कोई भी प्रोग्राम जो एक्सपेंड होते हैं, डिवर्सिफिकेशन होती है, जैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे नई ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो उस आधार पे हमें नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, कोई कई बार टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, टेक्नोलॉजी का फ़र्क वर्क पे पड़ता है। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है और या फिर जो फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो टेक्नोलॉजी के आधार पे हमें उनकी रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। एंड अगर हमें किसी व्यक्ति के एबिलिटी, डिसिप्लिन, नॉलेज, स्किल के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है
उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है, उनको नॉलेज देना है या उनको डिसिप्लिन सिखाना है, उनकी योग्यता में विकास करना है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस में कोई एम्प्लॉयी है, शॉर्टेज एम्प्लॉयी है, तो उसके लिए एक बैलेंस होता है, उसको क्रिएट करने के लिए कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉयी भी नहीं होने चाहिए, कम मात्रा में एम्प्लॉयी भी नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके हम इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। अनदर, एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्टिमम लेबर स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स का। जैसे मैंने बात की, ना ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा एम्प्लॉयी होने चाहिए, ना ऑर्गेनाइजेशन में कम एम्प्लॉयी होने चाहिए। एक बेटर ऑप्टिमम स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, वो रिस्क को कम करती है, इम्बैलेंसिंग को कम करती है और एक राइट प्लेस पर राइट नंबर जो है अवेलेबल करवाती है। एक सही व्यक्ति को सही जगह पे रखती है और सही जगह एक सही व्यक्ति के हाथों में रखने की कोशिश करती है। टू मेक द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, तो जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसका सही इस्तेमाल करना, सही जगह उसको काम पे लगाना, ये बहुत ज़रूरी है, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के तहत हो सकता है। टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, किसी भी व्यक्ति को रिक्रूट करने में कितनी कॉस्ट आएगी, उसको अपॉइंट करने में कितना खर्चा आएगा, दे कैन बी एडजस्टेड विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। वो सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के तहत जस्टिफाई हो जाता है। नाउ, विच फैक्टर द इफेक्ट टू द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के फैक्टर होते हैं। एक इंटरनल फैक्टर होते हैं जो कंट्रोलेबल या फिर सेमी कंट्रोलेबल होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो बाहरी तत्व होते हैं, जो आपके अनकंट्रोलेबल होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, जो व्यक्तियों की रिक्रूटमेंट है या मैन पावर की प्लानिंग आप कर रहे हो, तो ये दोनों तत्व उसको प्रभावित करते हैं, कितने मैन पावर होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों प्रभावित करते हैं। बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की। इंटरनल फैक्टर विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। साइज एंड द स्कोप ऑफ द बिजनेस। अगर माना आपका बिजनेस बहुत छोटा है तो आपको कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका व्यवसाय बहुत लंबा है, बड़ा है, तो आपको ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर जहाँ पे लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेबर के थ्रू ज़्यादा काम करवाया जाता है, तो वहाँ पे लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ पे मशीनरी के थ्रू ज़्यादा काम होता है, वहाँ पे लेबर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कई बार क्या होता है कि जो कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस होते हैं, जहाँ पे मशीनरी का ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट लेस होती है, कम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, बट हाई स्किल्ड लोग चाहिए। और जहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजरियल एटीट्यूड की बात करें, तो कभी-कभार जो है वो मैनेजमेंट का अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है काम के प्रति, तो वहाँ पे कम लोग भी ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मैनेजरियल एटीट्यूड नेगेटिव है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग भी अगर हम काम पे रखेंगे, तब भी प्रोडक्टिविटी कम ही होगी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ की बात करें, जिस कंपनी में बहुत से ज़्यादा मात्रा में फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ होते हैं या ज़्यादा मात्रा में लोगों की सैलरी पे करने के लिए जो कंपनी लायबल होती है, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करने वालों को रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ की कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, बजट नहीं होता कंपनी को सैलरी देने का, तो वहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयी कम होते हैं। लेबर टर्नओवर की बात करें हम, सो इंटरनल फैक्टर भी लेबर टर्नओवर को प्रभावित करता है। मतलब जो लेबर टर्नओवर मतलब खाली पोस्ट जो होती है वो कई वजह से हो सकती है, जैसे प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर, रिटायरमेंट, डेथ की वजह से। तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट खाली होती रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। पोस्ट कम खाली होगी तो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग भी कम करनी पड़ेगी। जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें, तो कई बार स्किल, नॉलेजफुल, टैलेंटेड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी उसको इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ऐसे लोग आपको ढूँढ-ढूँढ के लाने पड़ेंगे, उनकी रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उनकी टेस्टिंग लेनी पड़ेगी, तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को प्रभावित करती हैं। और जहाँ पे आपको लगता है कि भई आपको ज़्यादा ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है और आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो। तो जैसे शॉप फ्लोर की मैं बात करूँ तो वो ईज़ी से अवेलेबल हो जाते हैं। अगर टॉप लेवल लोगों को आपको रिक्रूट करना है तो वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होते हैं। दे आल्सो इफेक्ट टू द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। वो कौन-कौन से हैं? जैसे कि सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या होते हैं? कस्टम, ट्रेडिशन हो गया सोसाइटी के अंदर। तो कई बार क्या होता है कि जो आपको अवेलेबल अगर स्टूडेंट या वुमेन्स, चिल्ड्रन
लेबर फोर्सेस में वैसे तो चिल्ड्रन को यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ें भी एज वाइज़ भी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन जो न्यू लेबर्स है वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है ईज़िली। कुछ लेबर सप्लाई भी हैं। लेबर सप्लाई भी एक्सटर्नल सोर्स हो रहता है, जैसे कि बेसिस पॉलिसी, एजुकेशन, एक्सपीरियंस है लेबर का, ये भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि जिन हाईली हाई सैलरी ट्रेंड रिजल्ट होता है लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय। जो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सैलरी पे करती है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कम लोग होते हैं, और जहाँ पे कम सैलरी भी होती है वहाँ पे नंबर ऑफ द कैंडिडेट वर्कर ज़्यादा भी होते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर की बात करूँ तो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी चेंज होती रहती है, राइज एंड फॉल होती रहती है। कुछ अदर भी फैक्टर होते हैं, जैसे चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, वो भी या फिर गवर्नमेंट बजट हो, वो भी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफेक्ट करती हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल पार्टी वो भी प्रभावित करती है। ट्रेड यूनियन की बात करें, अगर ट्रेड यूनियन पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी पॉजिटिव एटीट्यूड की होती है। अगर ट्रेड यूनियन का ओपिनियन नेगेटिव है तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी का ओपिनियन भी उस तरह से इफेक्ट होता है। इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात करें तो रिसेशन और डिप्रेशन की मैं बात कर रही हूँ। डिप्रेशन के दौरान ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं निकलती है, और अगर डेवलपमेंट की बात करें या फिर सैचुरेशन पीरियड की बात करें तो उस टाइम जो है वो रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन रिसेशन या डिप्रेशन के पीरियड में बहुत सी कंट्री में ब्रेकडाउन या वॉर के कारण ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इफेक्ट होती है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, कुछ जैसे कुछ चीज़ें मशीन के थ्रू की जाती है तो उस हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट होती है, कुछ चीज़ें लेबर के थ्रू होती है तो वो उस हिसाब से काम करवाया जाता है। तो टेक्नोलॉजी फैक्टर भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफेक्ट करता है। नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज टू बी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। अगर पेपर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस आपने पढ़ के जाना है। यहाँ पे कौन-कौन सा प्रोसेस है, फर्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, प्लान, पॉलिसी पता होनी चाहिए। एंड फोरकास्टिंग द ह्यूमन सोर्स डिमांड, कितनी मैन पावर की डिमांड है वो फोरकास्ट करना फ्यूचर्स के लिए। एंड कितनी मैन पावर की सप्लाई फ्यूचर्स के लिए हो सकती है वो फोरकास्ट करना। किस तरह से गैप निकाला जाता है, वो गैप डिमांड माने सप्लाई करके किया जाता है। डिमांड में से जैसे 10 लोगों की डिमांड है, 5 की सप्लाई इंटरनली हो रही है तो 5 बच के, तो 5 का गैप है, वो गैप रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरा जाएगा, नई फिल पोस्ट की वहाँ पे की जाएगी। उसके बाद आप उसको फिल करेंगे, जॉब पे उसको लगाएँगे, फिर उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये 6 प्रोसेस है, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला आ जाता है एनालाइजिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड द पॉलिसी। देखिए कोई भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगी वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, प्लान एंड पॉलिसी के आधार पे। सो किसी भी व्यक्ति को रिक्रूट किया जाएगा तो उसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के आधार पे ऑब्जेक्टिव, प्लान, पॉलिसी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की क्लियर होनी चाहिए, जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है। और जो ह्यूमन रिसोर्स प्लान है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के आधार पे ही डिसाइड किए जाते हैं। और जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का वो फ्यूचर से रिलेटेड रहता है, कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, उस हिसाब से ही रिक्रूटमेंट होती है। फ्यूचर में कितनी आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से, उस हिसाब से व्यक्ति को डिप्यूट किया जाता है, और उसी आधार पे ही ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है। क्योंकि हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, प्लान, पॉलिसी को देखेंगे कि फ्यूचर में क्या है और कितनी डिमांड, किस तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हम ये देखेंगे कि हमारा व्यवसाय कितना एक्सपेंड हो रहा है, कितना डिवर्सिफ़ाइड हो रहा है, किन-किन टेक्नोलॉज़ी में हम काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है हमारे, मतलब कंपनी की, उसकी मार्केटिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। तो ये सारे तथ्यों में ध्यान में रख के ही हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। तो जो भी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्लान होता है, उसके आधार पे ही ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी होती है, उसके आधार पे ही ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी बनती है। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में हम किसी भी व्यक्ति को, जो भी वेकेंट पोस्ट है, उसको भरने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम या तो इंटरनली भरते हैं या तो पोस्ट को एक्सटर्नली भरते हैं। इंटरनली मतलब है कि खुद ही जॉब एनरिचमेंट करके, प्रमोशन करके, ट्रांसफ़र करके भर सकते हैं। और एक्सटर्नल मतलब है या तो हम हायर करना पड़ेगा, हमें नए लोगों को रखना पड़ेगा, उस हिसाब से भरते हैं। नेक्स्ट जो है वो आता है फोरकास्टिंग ऑफ द ह्यूमन डिमांड। देखिए जो अगर ह्यूमन रिसोर्स डिमांड की बात करें तो ये जो फोरकास्टिंग है वो फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी डिमांड हो सकती है, कितनी क्वांटिटी के हिसाब से नंबर जो है वो ह्यूमन बीइंग के चाहिए काम करने के लिए। तो
बहुत सी ऐसी टेक्नीक है जिसके आधार पे हम फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड कर सकते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर्स के लिए प्रेडिक्शन करना, एस्टिमेशंस देना। ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, लेकिन एक तरह की प्रेडिक्शन होती है। तो इसमें 5 मेथड हैं। इन 5 मेथड का यूज़ करके हम ह्यूमन रिसोर्स डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। पहला है मैनेजर जजमेंट। जो भी मैनेजर है वो अपने जजमेंट के हिसाब से बता देगा कि कितने लोगों की ज़रूरत है। तो जो भी स्मॉल एंड लार्ज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो मैक्सिमम इस मैनेजर जजमेंट की अप्रोच को इन्वॉल्व करती हैं। इस अप्रोच में हम 2 तरीके अपना सकते हैं, या तो बॉटम अप अप्रोच, यानी कि जो लोअर लेवल वाला है वो बताएगा कि कितने रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, कितनी डिमांड की ज़रूरत है फ्यूचर में। और एक टॉप लेवल टॉप टू डाउन अप्रोच, जिसमें कि टॉप लेवल लोअर लेवल को बताएगा कि इतने लोगों की ज़रूरत जो है, इतनी रिक्रूटमेंट होने की ज़रूरत है। तो इस दोनों ही अप्रोचेस के आधार पे मैनेजर जजमेंट की जाती है। या तो वो टॉप लेवल बताएगा डाउन लेवल को, या तो डाउन लेवल बताएगा टॉप लेवल को, या तो सुपरवाइजर बता रहा है सीईओ को, या तो सीईओ बता रहा है सुपरवाइजर को कि इतने पोस्ट की जरूरत फ्यूचर में पड़ेगी एचआर मैनेजर को। तो दिस इज टू बी मैनेजर जजमेंट। सेकंड है वर्क स्टडी टेक्निक। देखो कितना काम है, कितना वर्कलोड है, उसका एनालिसिस करके हमें पता लग जाता है कि कितना एक्स्ट्रा लोगों को रखने की जरूरत है। अगर हमारे पास वर्क बहुत है, वर्क स्टडी बहुत है, या वर्कलोड बहुत है, तो हमें लग जाता है पता कि इतना एडिशनल लोड रखने पड़ेंगे। तो उस वर्क एनालिसिस करके हमें पता लग जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमें पता लग जाता है कि हमारा कितना वर्कलोड था। उस वर्कलोड के हिसाब से हम देखेंगे कि व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहा है और कितने घंटे की रिक्वायरमेंट है, और उस हिसाब से हम लोगों की डिमांड यहाँ पे राइज होगी, हमें पता लग जाता है। एक रेशियो ट्रेंड एनालिसिस है। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, जो कि प्रोडक्शन लेवल के आधार पे और नंबर ऑफ वर्कर के आधार पे हम एनालिसिस करते हैं। जैसे कि 500 लोग 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब हमें 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो हमें नंबर बढ़ा के 700 करने पड़ेंगे। तो हमें पता लग रहा है कि अब हमें क्या करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो रेशियो ट्रेंड एनालिसिस के आधार पे हमें पता लग जाता है कि फ्यूचर्स में कितने लोगों की डिमांड होने वाली है। और एक मेथड है इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल जो है वो मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल है। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर के एनालिसिस के आधार पे हमें डिमांड की बताता है। जैसे कि डिपेंडेंट फैक्टर, ह्यूमन बीइंग एक डिपेंडेंट फैक्टर है और प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट फैक्टर है। तो इन दोनों का एनालिसिस करके हम एक डिमांड का नंबर निकालते हैं कि फ्यूचर्स में इतने लोगों की डिमांड राइज होने वाली है। और एक डेल्फी मेथड है। डेल्फी मेथड को एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड भी कहते हैं, और ये बहुत सी जगह पे इसके टेक्निक का यूज किया जाता है। जो ह्यूमन सोर्स रिक्वायरमेंट है वो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, यहाँ पे जो कुछ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट लोग होते हैं जैसे कि मैनेजर, वो एक्सपर्ट लोग एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट का एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसके एनालिसिस के आधार पे पता करते हैं कि इतने लोग की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक हो, या फिर प्रोडक्शन के आधार पे, या प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पे, या रिग्रेशन एनालिसिस के आधार पे, या फिर कोई भी एक ट्री चार्ट बना के हमें पता लग जाता है कि हमें फ्यूचर में कितने ह्यूमन रिसोर्स डिमांड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम फ्यूचर्स के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में माना कि 15-20 लोगों की और ज़्यादा डिमांड हो सकती है। सो ये हमारे पास फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स डिमांड की फोरकास्टिंग है। नाउ द नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट इज टू बी फोरकास्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। अब देखो डिमांड तो हमने फोरकास्ट कर दी कि फ्यूचर्स में इतने लोगों की रिक्रूटमेंट है, लेकिन उस रिक्रूटमेंट को कैसे फिलअप किया जाएगा वो सप्लाई कहलाती है। सप्लाई कहाँ से हो सकती है, या तो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स से हो सकती है, या तो पोटेंशियल एडिशन ह्यूमन रिसोर्स से हो सकती है, या तो जो भी व्यक्ति जो रिटायर हो चुके हैं, रिजाइन दे चुके हैं, जिनको हमने निकाल दिया है, वो आके वो उस पोस्ट को भर सकते हैं। तो वहां से सप्लाई हो सकती है। तो पहला बात करते हैं हम प्रेजेंट एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स। देखिए फर्स्ट स्टेप जो है फोरकास्टिंग सप्लाई का वो रहता है कि जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर्स हैं, एंड कितना एक्सेस इन्वेंट्री है। कई बार क्या होता है हमें 2 लोगों की जरूरत होती है लेकिन 5 काम कर रहे हैं, तो उन 5 में से 2-3 को जो है दूसरी जगह पे अपॉइंट कर दिया जाता है। तो हम प्रेजेंट इन्वेंट्री को ह्यूमन रिसोर्स को एज वाइज, मटेरियल स्टेटस वाइज, स्किल वाइज, एक्सपीरियंस वाइज जो है वो अलग अलग कर देते हैं, और उसके हिसाब से हम व्यक्तियों को ट्रांसफर एंड प्रमोशंस करते हैं जो कि वेकेंट पोस्ट को फिल करने का काम करते हैं।
सेकंड आता है पोटेंशियल एडिशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। देयर इज मे बी द पोटेंशियल एडिशन हमें ह्यूमन रिसोर्स में करनी पड़े, हमें जैसे कि फ्रेश रिक्रूटमेंट करनी पड़े, सिलेक्शन ट्रांसफर प्रमोशन करनी पड़े, उसके आधार पे भी हम सप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोटेंशियल लॉस भी होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के। रनिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, डेथ हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है, रेजिग्नेशन हो रही है, रिट्रेंचमेंट हो रही है, तो ह्यूमन रिसोर्स का लॉस भी होता है, एब्सेंट हो जाते हैं, लेबर टर्नओवर ज़्यादा हो जाती है, तो उसको भी हमें भरना होता है। तो दिस इज द सप्लाई। सप्लाई के बाद क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्रामिंग होती है। हम एस्टिमेट नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट का हमें पता लग जाता है कि डिमांड 10 की थी, वहां पे से 10 लोगों ने 5 लोग की पोस्ट भर गई या 5 बच गई। अब जो गैप बचा है उसको भरना है। तो गैप जो है वो हम देखते हैं उसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टर्म क्या है, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब किस तरह से हम नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट की चीज़ों को पूरा करेंगे। जो नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती हैं, दे कैन बी डिमांड माइनस सप्लाई करके हम निकालते हैं। इसमें हमें नंबर का पता लग जाता है कि कितने एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है और किन किन डिपार्टमेंट में इनकी रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है। सो ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्रामिंग करके हम शॉर्ट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को भरने का काम करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है implementation of the human resource plan. So next step after the determination to net number requirement, हम यहाँ पे प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लान को इम्प्लीमेंट का मतलब है जहाँ भी शॉर्ट जगह है, शॉर्ट ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे। हम तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से इसको फिलअप करते हैं। लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देना, रिट्रेंच करना, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, रिप्लेसमेंट देना, प्लेस करना, ये सारा काम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लान का होता है। देन हम कंट्रोल अप्रेजल एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लान बनाते हैं। यहाँ पे हम उस ह्यूमन बीइंग की जिसको हमने अपॉइंट किया होता है उसकी परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं, उसको देखते हैं वो किस तरह से काम कर रहा है एंड वो क्या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम इफेक्टिवली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम मॉडिफाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को, रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो ऑल दीज आर द 6 स्टेप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस है एक। नाउ तो जो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है उसमें कुछ बैरियर होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या बैरियर है, क्या प्रॉब्लम है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो ह्यूमन एचआर मैनेजर के थ्रू की जाती है। और जो भी ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट होते हैं जनरली वो क्राइसिस से सफ़र करते हैं, उनको बहुत सी दिक्कतें आती हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के आधार पर उनको रिक्रूट करनी पड़ती है कि लेकिन कई बार रिक्रूटमेंट उस पर्पस को फिलअप नहीं कर पाती हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है जो भी ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट होते हैं, सम टाइम वो उनको टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं मिल पाती है कि आपको किस तरह से रिक्रूट करनी है या कैसे रिक्रूट करनी चाहिए, तो वो सपोर्ट उनको नहीं मिल पाती है। अनदर प्रॉब्लम रहती है कि कभी कभार जो है बहुत सी कॉम्प्लिकेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोग्राम के वक्त देखने को मिलती हैं जो कि रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, तो वो भी एक दिक्कत है। दूसरा, कई बार जो भी व्यक्ति रिक्रूट कर रहा होता है वो पूरे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस को पूरा नहीं समझ पाता है, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस है, किस तरह से रिक्रूट करनी चाहिए, किस तरह से डिमांड सप्लाई का गैप निकालना चाहिए, जिससे क्या होता है ओवर स्टाफिंग या अंडर स्टाफिंग अराइज होती है। ह्यूमन रिसोर्स की अगली प्रॉब्लम ये रहती है कि देयर टेंडेंसी बिकम ऑब्जर्व द ऑन वर्ड डू नॉट इंटरेक्ट विद द अदर। कई बार क्या होता है कि हम मैनेजर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए प्लान बनाने में डिफिकल्टी आती है जब ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट रहेंगे, डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट रहेंगे। अनदर जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है बैलेंसिंग की। जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के वक़्त अपनानी चाहिए, वो नहीं अपना पाते हैं, जिसमें इम्बैलेंस रहता है सिस्टम्स में। जो भी रिक्रूटमेंट होती है, वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाती है। अदर प्रॉब्लम रहती है एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि जो भी ऑपरेटिंग मैनेजर है, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है मिसट्रस्ट जो है वो क्रिएट होता है, ट्रस्ट जो है कॉन्फिडेंट क्रिएट नहीं होता है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कि अगर हम सही टेक्निक के कारण ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं करेंगे तो ओवर स्टाफिंग की दिक्कत रहती है या फिर रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ पाते हैं। तो ऑल दीज आर द बैरियर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूँ पेपर के हिसाब से तो आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस को पढ़ के जाना है। अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड नीड इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर इसी से रिलेटेड रहेगा।